हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का दूसरा चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में, रासायनिक परिवर्तन के बारे में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो उसके हिसाब से हम लोग फिर शुद्ध पदार्थ के अंदर पढ़ेंगे तत्व, यौगिक। उसके बाद मिश्रण में पढ़ेंगे हम लोग समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं अतः शुद्ध नहीं हैं। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा इत्यादि। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी शुद्ध पदार्थ अलग अलग कण से बना नहीं होता है। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिक का बना होता है। उदाहरण के लिए वायु, गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि मिश्रण हैं। इसके बाद है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले है आपका होमोजेनियस, जिसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उसके बाद है हेट्रोजेनियस, जिसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। जैसे एक गिलास पानी में अगर आप चीनी को मिलाते हैं तो चीनी पूरी तरीके से घुल करके पानी के अंदर मिल जाती है, लेकिन वहीं पे आप अगर बालू मिलाएंगे उसमें तो वो पूरी तरीके से घुल करके नहीं मिलेगा। मिल तो जाएगा लेकिन घुल करके नहीं मिलेगा, मतलब पानी में नहीं समाएगा। तो जो पानी में समा जाता है उसे समांगी कहते हैं, और जो पानी में नहीं समाता है यानी पूरी तरीके से घुल करके नहीं मिलता है उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं यानी कि अलग रहते हैं, और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विसमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है। उदाहरण शक्कर और बालू का मिश्रण एक विसमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर बालू का विभिन्न मिश्रण संगठक होता है। द्रवों में ठोसों के निलंबन यानी कि सस्पेंशन भी विसमांगी मिश्रण है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विलयन के बारे में। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उदाहरण नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। या फिर पानी में नींबू मिला देते हैं या फिर पानी में नमक मिला देते हैं तो वो आपका विलयन कहलाता है। किसी विलयन को दो भागों यानी कि विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। अब देख लेते हैं विलयन के बारे में। विलयन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय जो पदार्थ घुलनशील होता है, और विलायक कहते हैं पदार्थ जिसमें घुलता है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप पानी में चीनी मिलाते हैं, पानी में चीनी मिलाते हैं तो आपका होता क्या है, पानी में जाकर के चीनी घुल करके मिल जाता है, तो घुलनशील पदार्थ आपका चीनी हुआ, तो चीनी आपका कहलाएगा विलेय। और जिसमें घुलता है चीनी यानी कि पानी में घुलता है तो पानी आपका हो जाएगा विलायक पदार्थ। उसके बाद है विलयन के प्रकार। वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन। वास्तविक विलयन है विलय कण का आकार में बहुत छोटे होते हैं, यानी कि 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा। विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है।
यानी कि कोलाइड विलयन में जो कण का आकार होता है वो निलंबन से छोटा होता है। यानी इसकी साइज़ की बात की जाए तो 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर तक इसका साइज होता है। और निलंबन में कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, यानी कि 10⁻⁶ से बड़ा होता है। नंबर 2 है विलय कण नंगे आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। वास्तविक विलय में कण नंगे आँखों से नहीं देखा जा सकता है, बट कोलाइड में आप सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं उसको। और निलंबन में नंगी आँखों से देखा जा सकता है, यानी कि नंगी आँखों से आप आसानी से निलंबन के कणों को देख सकते हैं। उसके बाद है 3 नंबर पे समांगी मिश्रण होता है। समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विसमांगी होता है। और निलंबन भी आपका क्या होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। वास्तविक विलयन छानना विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोलाइड में पृथक नहीं कर सकते हैं। कोलाइड वाले विलयन को आप पृथक नहीं कर सकते, यानी कि अलग नहीं कर सकते हैं। और निलंबन में छानना यानी कि छानन द्वारा पृथक कर सकते हैं, यानी कि निलंबन को आप छान करके अलग कर सकते हैं। उसके बाद आपका है वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है, कोलाइड विलयन आपका अपारदर्शी होता है और निलंबन आपका पारभासी होता है। कोलाइड वास्तविक विलयन स्थिर विलयन रखने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि आप उसे अगर कुछ देर तक छोड़ दीजिएगा तो उसके कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन आपका कोलाइड में अस्थाई रहता है, यानी कि फिक्स रहता है, जहाँ है वहीं रहेगा। उसके बाद निलंबन में अस्थाई विलयन विलय कण के नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद विलयन के कण छन्ना कागज़ में से पार निकल जाते हैं, यानी कि वास्तविक विलयन में छन्ना कागज़ से पार निकल जाते हैं, इस पार से उस पार चले जाते हैं। कोलाइड विलयन में निलंबन कण छन्ना कागज़ में से पार नहीं निकल सकते हैं, जैसे दूध, रक्त। उसके बाद आपका है निलंबन में कोलाइडों में कण छन्ना कागज़ में से गुजर जाते हैं, जैसे रेत, बालू। इसमें आपका 7 नंबर पॉइंट छूट गया था, जिसमें कि वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं और आपका कोलाइड विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। निलंबन में टिंडल प्रभाव कभी कभी दिखाई भी देता है और कभी कभी दिखाई नहीं भी देता है, इसमें दोनों अवस्था पाई जाती है। उसके बाद है कोलाइड्स विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। तो यहाँ पे आपका है विलय पदार्थ और यहाँ पे है विलायक और यहाँ पे उसका प्रकार दिया हुआ है और ये उदाहरण, उससे रिलेटेड उदाहरण दिया हुआ है। तो विलय की अगर बात करें, द्रव विलायक होता है वो गैस में, इसका प्रकार है एरोसोल, उदाहरण है धुंध, बादल। उसके दूसरा नंबर पे है ठोस, जो कि विलायक है गैस में, इसका प्रकार है एरोसोल, उदाहरण है इसका धुआं। तीसरा में है गैस, विलायक है द्रव में और इसका प्रकार है फोम, यानी कि झाग, इसका उदाहरण है शेविंग क्रीम। विलय द्रव और विलायक होता है द्रव में ही और इसका प्रकार है एमल्सन, इसका उदाहरण दूध, चेहरा क्रीम, दरवाज़ों का पेंट। उसके बाद आपका 5 नंबर पे है ठोस, विलय है ठोस, विलायक है आपका द्रव, इसका प्रकार है आपका सोल, इसका उदाहरण है बालू और गोबर। छठा में है गैस, विलायक है ठोस में, प्रकार है इसका फोम यानी कि झाग, इसका उदाहरण है झाग, रबर, स्पंज। नंबर 7 में है द्रव, विलायक है आपका ठोस, इसका प्रकार है जेल यानी कि जेली, जो बालों में लगाया जाता है, और इसका उदाहरण है जेली, पनीर। नंबर 8 में है ठोस, इसका विलायक है आपका ठोस यानी कि ठोस को ठोस में मिलाया जाता है, और प्रकार है ठोस सोल यानी कि रंगीन दूध, इसका उदाहरण है रंगीन रत्न, कांच। गैस में गैस कोलाइड विलयन नहीं है, ये मिश्रण है, मिश्रण की सांद्रता। नंबर 1 विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100, और विलयन के आयतन
प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे आपका होता है विलयन का आयतन और गुणा में 100 होता है। उसके बाद है मिश्रण को पृथक करने के तरीके। सबसे पहला है वाष्पीकरण, एवोपोरेशन। वाष्पीकरण में क्या प्रक्रिया है तो चलिए देखते हैं। मूल उद्देश्य, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थों का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। सामग्री रंग डाई तथा पानी बीकर वाच ग्लास। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वाच ग्लास में रह जाता है। इसमें दिखाया है प्रैक्टिकल करके कि एक प्याला लिया गया है जिसमें कि एक रंगीन पानी को रख दिया गया है और उसको नीचे से गर्म किया जा रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जा रहा है, जिसमें आपका पानी वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाता है और आपका कलर नीचे जमा रह जाता है। उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पे बात करेंगे अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। मूल उद्देश्य, जब किसी पदार्थ को तेज़ी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाता है। उदाहरण, दूध से क्रीम पृथक करना, यानी कि दूध से जब आप लोग क्रीम निकालते हैं तो दूध को हाथ से बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है या किसी भी सामान से घुमाया जाता है, यानी उसी के द्वारा दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। शराब, वाइन तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रीम से मक्खन बनाने में, वॉशिंग मशीन में कपड़े से पानी निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि अपकेंद्रीकरण का उपयोग ये तीनों प्रोसेस में किया जाता है। उसके बाद आपका तीसरा प्रोसेस है पृथक्करण कीप। मूल सिद्धांत, दो अघुलनशील द्रव को आसानी से पृथक कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथक्कारी कीप का स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। अनुप्रयोग, पानी से तेल पृथक करना। यहाँ पे ये बीकर लिया गया है, बीकर के अंदर में पानी है, उसके बाद इसको कॉर्क द्वारा फिक्स कर दिया गया है। उसके अंदर में गोल कीप लगा हुआ है और सरसों तेल को रख करके इसको छोड़ दिया है, जिससे कि पानी टपक करके नीचे बीकर में जमा हो रहा है और तेल अलग हो जाता है। अब हम लोग 4 नंबर में पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन विधि। मूल सिद्धांत, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी कि दोनों पदार्थ आपका ठोस रहे और उसमें से एक पदार्थ का ऐसा गुण हो जिसमें कि वो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसी में इस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। दो पदार्थों के बीच एक ऊर्ध्वपातित हो जाता है जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है, यानी कि ऊर्ध्वपातित मतलब वेपर में चेंज हो जाता है, वाष्प बन जाता है। उदाहरण के लिए NH4Cl यानी कि अमोनिया क्लोराइड तथा खाने के नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है जबकि नमक शेष रह जाता है। और इसका अनुप्रयोग है कपूर, नेफ्थलीन की गोलियां, एंथ्रासिन अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी। मूल सिद्धांत, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंगों के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। इसका एप्लीकेशन है रंग को पृथक करने के लिए सबसे पहला, दूसरा है आपका क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए, तीसरा है खून से ड्रग पृथक करने के लिए। उसके बाद आपका छठा विधि है आसवन विधि। आसवन विधि, मूल सिद्धांत, दो संगठनों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों की अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यह गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है, जहां यह फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्रित हो जाता है जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। नोट, अगर दो संगठनों से ज़्यादा संगठक एक ही द्रव में उपस्थित होते हैं तब हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं ताकि सारे संगठक अलग अलग हो जाए। उदाहरण, हवा तथा पेट्रोलियम आदि। पेट्रोलियम को पैराफिन मोम में पृथक किया जाता है। तेल
लुब्रिकेंट, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल तथा पेट्रोल गैस को इस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जिसमें हवा से कैसे गैस प्राप्त कर सकते हैं, हवा को भी इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, यानी कि आसवन विधि द्वारा हवा को भी अलग किया जा सकता है। उसके बाद है हवा दाब बढ़ाकर वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना, द्रवीय वायु में परिवर्तित करना। उसके बाद प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना, जिससे अलग अलग ऊंचाइयों में आपका ये गैस पृथक हो जाएगा। जैसे कि पेट्रोलियम को अलग अलग किया जाता है, डीजल, पेट्रोल और केरोसिन में पृथक किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि के अनुप्रयोग। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में, कार्बनिक रस को शुद्ध करने में, ऑक्सीजन द्रव, नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने में प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका क्रिस्टलीकरण। मूल सिद्धांत: किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना। उदाहरण: कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रखकर छोड़ दिया जाता है। अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, जबकि औषधियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती है। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त किए। वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है? निम्न कारणों से उत्तम है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। नंबर 2, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ औषधियाँ रह सकती है। वाष्पीकरण होने पर यह औषधियाँ ठोस को संदूषित कर सकती है। उपयोग: नंबर 1, समुद्री पानी से नमक को साफ़ करना। नंबर 2, क्रिस्टल को पृथक यानी कि शुद्ध करना। जिन क्रिस्टल में अशुद्धियाँ विद्यमान होती है, यानी कि अधिक मात्रा में होती है विद्यमान। जलघर या निकाय में जल को शुद्ध करना। संशोधन: संयंत्र संग्रहित जल यानी कि अशुद्ध पानी। उसके बाद अवसादन टैंक में इसको रखा जाता है, जिससे कि ठोस नीचे बैठ जाता है। उसके बाद भारण टैंक में इसको भेजा जाता है। वहाँ से आपका ये सभी अशुद्धियाँ छान ली जाती है भारण टैंक में। उसके बाद आपको पानी को घरों में भेजा जाता है इस्तेमाल के लिए, जिससे कि क्लोरीन मिला करके पानी को शुद्ध कर लिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन सबसे पहला है, यह उत्क्रमणीय होता है। नंबर 2, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नंबर 3, बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। उदाहरण के लिए बर्फ़ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहला है, यह अनुकर्मणीय होता है। नंबर 2, नए पदार्थ बनता है। नंबर 3, एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। उदाहरण के लिए लकड़ी का जलना। उसके बाद हम लोग देखेंगे तत्व। एक शुद्ध पदार्थ जिससे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और ना ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा दो या साधारण पदार्थों में बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, सोडियम। तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए इसे समांगी भी कहा जाता है। तत्व के प्रकार। तत्व के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है मेटल यानी कि धातु, उसके बाद है नॉन मेटल यानी कि अधातु, उसके बाद है मेटलॉइड यानी कि उपधातु। मेटल आपका चमकदार होता है, नॉन मेटल आपका चमकदार नहीं होता है, लेकिन उपधातु में दोनों तरह का गुण पाया जाता है, यानी कि धातु वाला भी गुण पाया जाता है और अधातु वाला भी पाया जाता है। धातु आगत वर्धनीय होती है, तन्य होती है, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं।
परंतु अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती है, तन्य नहीं होती है और ये भंगुर यानी कि पाउडर के रूप में पाया जाता है। उपधातु में ऐसा कोई लक्षण नहीं होता। धातुएं सोनेरस होती है, अर्थात जब धातुओं को किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा करती है। अधातुएं सोनेरस नहीं होती है, यानी कि इसे पीटने से इससे साउंड नहीं निकलता है और उपधातु में ऐसा कोई गुण नहीं होता है। धातु यह उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, परंतु अधातु कुचालक होती है। धातु का उदाहरण सोना, लोहा इत्यादि है। अधातु का ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस है और आपका उपधातु का उदाहरण बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, परंतु यौगिक एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नंबर 2 में है किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं। मिश्रण संगठन परिवर्तनीय होता है, लेकिन यौगिक नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। नंबर 3 में है मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं और यौगिक नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। नंबर 4 मिश्रण घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक के घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। उदाहरण लोहा तथा गंधक का मिश्रण और यौगिक का उदाहरण गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। स्थिर अनुपात का नियम रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। एग्जाम्पल H2O। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 का होता है। और जब भी कोई रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि बनाने में आपने जितना द्रव्यमान दिया और बनाने के बाद भी आपको उतना ही द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।